नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। राष्ट्रपति और राज्यपाल की सीरीज का यह तीसरा पार्ट है। हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और प्रीलिम्स के लिए उन सारे टॉपिक्स को डिटेल से देख रहे हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें स्पेशली हम उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जहां पर डाउट होता है। यानी हमारे इस सीरीज का लक्ष्य यह है कि प्रीलिम्स से लेकर कोई भी डाउट आपका ना छूटे और प्रीलिम्स परीक्षा के जो 70 से 80% प्रश्न है वह इसी सीरीज से कवर हो जाए। अभी हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के बाद हम अन्य सब्जेक्ट्स को, जैसे आपका हिस्ट्री है, जैसे आपका साइंस है, जैसे आपका सोशल साइंस है, आपका एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, यानी सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे, लेकिन उतना जिससे आपका जो प्रीलिम्स है वह क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स में चीजें ना फंसे। हमने ट्रेंड निकाला है कि प्रीलिम्स में क्या-क्या चीजें पूछी जाती हैं, उनमें से भी क्या पूछा जाता है। तो उस सब के बेसिस पर यह प्लेलिस्ट बनाई गई है और हम पूरा कवर कर लेंगे। जैसे कुछ टॉपिक आप देख रहे होंगे कि 2-2, 3-3 वीडियो में कवर हो रहे हैं। जैसे आप राष्ट्रपति वाला भी देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक किए हैं। जैसे सेंटर और स्टेट का जो संबंध है वह किस प्रकार से है, उस पे कई सारे वीडियो किए हैं। जैसे आपके जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी हमने कई सारे वीडियो किए हैं। मतलब जिन टॉपिक से ज़्यादा पूछा जाता है उनको हम अलग-अलग वीडियो में कवर कर लेते हैं या फिर एक से ज़्यादा वीडियो में भी कवर कर लेते हैं। यहाँ टारगेट यह नहीं है कि कितने वीडियो या फिर कितनी संख्या है उनकी। टारगेट यह है कि जो भी पूछा जाए या फिर जो भी पूछा जाता रहा है वह कवर हो जाए। तो इसलिए इन पर हमने अलग से वीडियो किए हैं। क्योंकि आपका जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसको भी हम अलग से कवर कर रहे हैं, 3-4 वीडियो लग रहे हैं। इससे पहले 2 पार्ट में हमने बहुत सारी जो शक्तियाँ हैं, उनमें जो अंतर है, उनमें जो समानता है, किस तरीके से काम होता है, वह सब कुछ हमने समझ लिया है। इसको आज हम और एक्सटेंड करके देखेंगे। आज हम क्या-क्या देखेंगे? आज हम यह देखेंगे कि जो आपातकाल है, वहाँ पर क्या व्यवस्था है? क्योंकि आपातकाल को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक प्रश्न आता है वीटो पावर को लेकर। यह भी पूछा जाता है कि वीटो शक्ति क्या-क्या है, कैसे है, इसको भी समझेंगे। फिर एक पूछा जाता है अध्यादेश। इसको हालाँकि हमने बेसिक स्तर पर कवर किया है, लेकिन इसकी डिटेलिंग क्या है? अध्यादेश जारी कैसे होता है? क्या सीमाएँ हैं? क्या-क्या पावर है? कैसे लागू होगा? जिसको डिटेल से थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि यह पूछा जाता है। फिर हमने एक बात की थी क्षमादान की शक्ति। हमने देखा था कि राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार है और राज्यपाल के पास क्या अधिकार है। इसको आज हम और एक्सटेंड करके देखेंगे। यानी कुल मिलाकर मुख्य फोकस है वह यह है कि क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ क्या है, शब्दावली, और वह आपसे पूछी जाती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा प्रतिहार क्या है, तो पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से जो आपकी क्षमादान की शक्ति है, इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसने कुछ सिद्धांत बनाए हैं, इसने कुछ निर्देश दिए हैं कि क्षमादान की शक्ति का प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए और उसका प्रोसेस यह होना चाहिए। तो उसको भी आज हम समझेंगे। फिर संवैधानिक व्यवस्था क्या है, पिछली हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, क्योंकि यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो संविधान में क्या-क्या व्यवस्था है। फिर जो आपका राज्यपाल है, इसके पास भी होती है वीटो पावर, या उसको कहते हैं विवेकाधिकार। अब इसमें भी 2 प्रकार के हैं। एक पूरी तरीके से उसका विवेकाधिकार, एक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित, अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें राज्यपाल का पूर्ण विवेकाधिकार है, वह अपने हिसाब से काम करे। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहाँ राष्ट्रपति उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ऐसे काम करना है, उसके बाद वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेगा। इस व्यवस्था को भी समझेंगे। इसके बाद हम डिटेल से समझेंगे कि जो आपका राष्ट्रपति है, इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, जो आपके संविधान में दिए गए हैं, यह कौन-कौन से हैं और क्या-क्या प्रोविज़न है। क्योंकि यह आपके जो अनुच्छेद है, इनको पूछ लेता है। व्यवस्थाएँ हमने समझ ली, क्या-क्या काम है, कैसे-कैसे है। लेकिन संविधान में वह कैसे दिया गया है, उसको भी हमको समझना होगा, क्योंकि यह भी पूछता है। तो इतनी सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और इस वीडियो के साथ ही हम लोग जो आपका राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, उससे संबंधित वह सारे तथ्य देख लेंगे, जो परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती हैं। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। समझते हैं पूरी व्यवस्था को। अंतर और समानता को समझने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर सेट किया है। बेस क्या है, जिसके बेसिस पर हम देखेंगे कि अंतर है या समानता है, और क्या-क्या अंतर है, क्या-क्या समानता है, उसको देखेंगे। तो बेस यहाँ पर क्या है, सैन्य अधिकार, अर्थात सैन्य अधिकारों को लेकर क्या-क्या अंतर है और क्या-क्या समानता है। इसके बाद हम देखेंगे आपातकाल। आपातकाल की क्या व्यवस्था है। राष्ट्रपति के केस में अगर हम देखें तो जितनी भी सेनाएं हैं, मतलब सभी सेनाओं का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। और कोई भी अगर युद्ध होगा या फिर वह समाप्त होगा तो वह संसद की अनुमति से ही हो सकता है। राष्ट्रपति सारी सेनाओं का अध्यक्ष है, उनका प्रमुख है, और कोई भी युद्ध संसद की अनुमति के बाद, यानी संसद उसकी परमिशन देगा, और समाप्त करना है तब भी संसद उसकी परमिशन देगा। तो आप कहेंगे कि बीच में जो यह हो जाते हैं, यह क्या है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यह क्या था,
यह कार्यवाही थी, यह युद्ध नहीं था, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो लगेगा आपका क्या, आपातकाल। यह युद्ध नहीं था बल्कि क्या थी, एक सैन्य कार्यवाही थी, इसलिए सदन की जरूरत नहीं थी या फिर सदन की अनुमति की जरूरत नहीं थी। फिर है आपका आपातकाल। आपातकाल कौन लगाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल के पास आपातकाल लगाने की कोई शक्ति नहीं है। और कहाँ प्रोविजन है, अनुच्छेद 352, 356, 365, 360, तीन तरीके के होते हैं आपातकाल। फिर राज्यपाल के केस में देख लेते हैं। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है क्योंकि सेना उसके कंट्रोल में नहीं है, राज्य की कोई अपनी सेना नहीं है। यह शक्ति भी राज्यपाल के पास नहीं है क्योंकि जो राष्ट्रपति शासन है या फिर जो आपातकाल है, यह लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। यह शक्ति भी राज्यपाल के पास नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति है, इसके पास एक शक्ति है वीटो पावर, और इसका प्रोविजन है अनुच्छेद 111 में। अब वीटो पावर क्या है, राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो उसको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है, और इसके बनाए जाने के पीछे कारण यह है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले सके। जैसे एक है आपका अंत्यांतिक वीटो, यह क्या है, जो आपकी विधायिका है, यानी आपका जो संसद है, इस संसद ने कोई विधेयक पास किया या फिर कोई बिल पास किया, अब यह बिल चला गया राष्ट्रपति के पास, मतलब दोनों सदनों से पास होने के बाद यह जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जब तक अंतिम रूप से अपनी सहमति नहीं देगा तब तक यह अधिनियम नहीं बनेगा, अर्थात बिल पूरी तरीके से पास नहीं होगा। यहाँ पर राष्ट्रपति के पास है वीटो पावर। वीटो पावर क्या, राष्ट्रपति अपने निर्णय को सुरक्षित रख ले, वह बताए ना। इससे क्या होगा, यह बिल रुका रहेगा जब तक राष्ट्रपति अपने निर्णय को नहीं बताता है। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रपति इसको वापस कर सकता था, और वापस कर देगा तो आपकी जो संसद है वह फिर से पास करके लाएगी, तो संसद पे दबाव पड़ेगा। राष्ट्रपति क्या कर लेता है, अपने पास इसको सुरक्षित, तो इसी को कहेंगे अंत्यांतिक वीटो। यह मुख्यतः दो मामलों में होता है, जो गैर सरकारी सदस्य है उनके विधेयक, या फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले ही अगर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो इनमें भी हम देख पाते हैं कि सामान्यतः यह व्यवस्था दिखती है। फिर दूसरा है आपका विशेषित वीटो। यह भारत में प्रयोग नहीं होती है बल्कि अमेरिका में इस्तेमाल होती है। शब्द आपको मिल सकता है इसलिए रख दिया गया। फिर है आपका निलंबनकारी वीटो। यह क्या है, इसने रिटर्न कर दिया, कोई विधेयक इसके पास आया था राष्ट्रपति के पास, इसने रिटर्न कर दिया संसद को। संसद इसको फिर से चेक करेगी, फिर से अपने विचार रखेगी, लेकिन जो आपकी संसद है वह अगर फिर से इसको पास करती है तो राष्ट्रपति को अपनी वीटो शक्ति वापस लेनी होगी और इसे एक्सेप्ट करना होगा। इसमें भी कुछ क्लॉज है, जैसे धन विधेयक के केस में यह एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि धन विधेयक पहले से ही राष्ट्रपति की सहमति से आया था, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं है। फिर एक होता है आपका पॉकेट वीटो, यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति क्या करता है, जो आपका विधेयक है उसको अपने पास सुरक्षित रख लेता है, और सुरक्षित रख लेता है कब के लिए, अनिश्चित काल के लिए। लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1971 से जो संविधान संशोधन के विधेयक है, इन पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना होगा। देखिए, पॉकेट वीटो में कई सारे विधेयक हो सकते हैं, तो सारे विधेयक तो यह अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकता है। अगर कोई संविधान संशोधन को लेकर विधेयक है तो उसको पॉकेट वीटो नहीं बनाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, उसको अपने पास सुरक्षित नहीं रख सकता है। लेकिन संविधान संशोधन के अलावा जितने भी विधेयक हैं उन पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसको अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो चार तरीके के वीटो हैं, और वीटो का प्रोविजन कहाँ है, अनुच्छेद 111 में यह पूछा जाता है। अब है जो आपका राष्ट्रपति, यह जारी करता है अध्यादेश, उसको हमने देखा था। यह कैसे होता है, अनुच्छेद 123 के तहत, यानी राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह कहाँ है, अनुच्छेद 123 में। राज्यपाल की कहाँ है, अनुच्छेद 213 में। 123 और 213 याद रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वह विधायिका की समानांतर शक्ति नहीं है। मतलब इसका यह कि ऐसा नहीं है कि विधायिका के समान है अध्यादेश, यानी सदन ने जो पास करके बिल दिया है उसी के बराबर है अध्यादेश। लागू होता है, व्यवस्थाएं बनती है, लेकिन उसको बराबर नहीं समझा जाना चाहिए। इसकी फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी यह है कि ऐसा ना हो कि जो सदन की व्यवस्था है उस सदन की व्यवस्था को कमजोर कर दिया जाए और राष्ट्रपति के पास यह व्यवस्था चली जाए कि वह अध्यादेश जारी करके व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर रहा है। यह केवल एक उपाय है, अगर सदन काम में नहीं है या कोई दिक्कत है तब के लिए, कि कोई काम रुके ना। इसका मतलब यह नहीं है कि अध्यादेश विधायिका की समांतर शक्ति के बराबर है, यानी सदन जो विधेयक पास करे उसके यह बराबर है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। यह एक स्पेशल पावर है, इसको स्पेशल स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब यह लाइन आपकी काम आएगी मेंस में।
मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा, एक केस आया, केस कब का था? 1970 का। केस का नाम क्या है? कूपर केस। इसने कहा कि जो राष्ट्रपति है, जो यह अध्यादेश जारी कर रहे हैं, इसका भी न्यायिक परीक्षण हो सकता है, यानी कोर्ट इसको भी चेक कर सकती है। जैसे विधायिका के जो निर्णय हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट उन पे अपने निर्णय ले सकती है। लेकिन क्या राष्ट्रपति के जो अध्यादेश हैं, उन पर निर्णय ले सकती है? तो जो कूपर केस आया 1970 का, वहां पर यह बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकती है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वह सीमित भी है। सीमित कहाँ तक? उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है। ऐसा ना हो, अब इसमें अंतर क्या है कि राज्य सूची का कोई विषय है और उस पर अध्यादेश जारी कर दिया, यानी जिस पर शक्ति नहीं है संसद के पास कानून बनाने की। राज्य सूची के कुछ विषयों पर है, जैसे आपकी जो राज्यसभा है वह कर सकती है, ये हमने देखा है, पर अल्टीमेट नहीं है। तो ऐसे विषय जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति नहीं है, वहां अध्यादेश जारी नहीं होंगे। अध्यादेश होगा कब तक के लिए? हमने यह देखा था 6 माह और 6 सप्ताह, कुल मिलाकर मैक्सिमम कितना? 6 माह या फिर 6 सप्ताह। अध्यादेश जारी हो गया और अध्यादेश जारी होने के बाद 6 माह या 6 सप्ताह तक यह मैक्सिमम रह सकता है। 6 माह क्यों और उसके बाद यह 6 सप्ताह क्यों? अध्यादेश जनरली कब जारी किए जाते हैं या कब जारी किए जाने चाहिए? जब आपकी जो सदन है, यह सदन कार्यवाही में ना हो, यानी एक्टिव ना हो, सदन भंग हो या कोई और व्यवस्था हो। भंग होने के पीछे एक कारण हो सकता है कि चुनाव होना है, नई लोकसभा बननी है या फिर लोकसभा का चुनाव होना है। उस केस में बिल पेश हो नहीं सकते हैं, बिल पास हो नहीं सकते हैं। लेकिन चुनाव कब तक होगा? 6 माह के अंदर। इसीलिए व्यवस्था है 6 माह की। लेकिन चुनाव होने के बाद ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन क्या हो, कोई बिल पेश हो, पास हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर समय दिया गया, कितना? 6 सप्ताह का। जो राष्ट्रपति है, यह अध्यादेश जारी कैसे करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर। और इसका लीडर कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब अपने मन से वह जारी नहीं कर सकता है, बल्कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की सलाह पर जारी कर सकता है। फिर एक यहाँ पर लिमिटेशन भी है। हमने यहाँ पर देखा कि उन सारे क्षेत्रों में जहां पर संसद कानून बना सकती है, अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लेकिन संसद तो संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो क्या संविधान में संशोधन अध्यादेश जारी करके किया जा सकता है? अब यह पूछा जा सकता है, संविधान संशोधन अध्यादेश द्वारा नहीं होगा, तो यह लिमिटेशन है। तो यह सारी चीजें क्या है? राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसके बारे में बताती है। अनुच्छेद कौन सा है? 123 है राष्ट्रपति के केस में और 213 है राज्यपाल के केस में। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब हम और चीजें देख लेते हैं। अध्यादेश वाली में एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, बैक डेट से भी लागू हो सकता है, यानी किसी पिछली तिथि से भी उसको लागू किया जा सकता है। यह भी एक प्रोविजन है। दूसरा, अब हम आगे देखते हैं क्षमादान की शक्ति। इसमें राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है और राज्यपाल के पास क्या क्या पावर है। एक हमने बेसिक अंतर समझा था। बेसिक अंतर क्या समझा था? जो सैन्य मामले हैं उन पर केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, पहला। दूसरा, जो मृत्यु दंड है उसको माफ कर सकता है केवल राष्ट्रपति। जो आपका राज्यपाल है वह परिवर्तन कर सकता है, मतलब मृत्यु दंड को वह बदल सकता है, लेकिन पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता है। पूरी तरीके से माफ करेगा कौन? राष्ट्रपति। यह हमने समझा था। यहाँ पर हम बात करेंगे शब्दावलियों की। कितने तरीके के क्षमादान है? राष्ट्रपति के पास हम देखें तो इसको क्षमादान की पूर्ण शक्ति है, मतलब किसी भी सजा को यह बदल सकता है या फिर पूरी तरीके से उसको समाप्त कर सकता है। कितने तरीके के हैं? एक है आपका लघुकरण, मतलब लघु करना, छोटा करना। उस सजा को यह कम कर सकता है, उसके स्वरूप को बदल सकता है। फिर है आपका एक परिहार, प्रकृति में परिवर्तन। एक है विराम, रोक लगाना, मतलब सजा को किसी विशेष परिस्थितियों में रोका जा सकता है। एक है आपका प्रविलंबन, अर्थात किसी भी दंड को रोका जा सकता है। लघुकरण क्या है? सजा को कम करना। परिहार क्या है? परिवर्तित करना। विराम क्या है? रोक देना कुछ समय के लिए। और प्रविलंबन क्या है? सजा को अस्थायी रूप से रोक देना। तो यह क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। राज्यपाल के केस में हम देखें क्या क्या लिमिटेशन है। तो सैन्य न्यायालय है, इसकी सजा को कम नहीं कर सकता है या फिर उसको माफ नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को यह माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसका स्वरूप बदल सकता है। यह हमने अभी पीछे देख लिया। तो यह बेसिक अंतर है। यह नाम आपको ध्यान रखने होंगे, क्या क्या अंतर है। आगे हम देखते हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं कि जो यह क्षमादान की शक्ति है इसकी, राष्ट्रपति की, इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए या क्या क्या इसमें प्रोसेस होना चाहिए। यह कहते हैं कि जो आपकी दया याचिका है, मतलब किसी व्यक्ति को कोर्ट ने सजा दे दी, तो अब वह सजा कैसे माफ होगी।
राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के पास क्या जाएगा? क्षमादान पत्र, माफी पत्र। राष्ट्रपति उस पे अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वह यह कहती है कि राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। मतलब दया याचिका मौखिक रूप से नहीं हो सकती है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से मिलकर दया याचिका की मांग नहीं कर सकता है, उसको लिखित रूप में ही देना होगा। दूसरा, राष्ट्रपति से मौखिक रूप से वह उपस्थित नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति का आमना सामना उससे नहीं होगा। राष्ट्रपति क्षमादान याचिका को पढ़ेंगे, उस पर अपने निर्णय लेंगे और उसके हिसाब से आंसर करेंगे। मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से, यानी जो आपका मंत्रिपरिषद है और उसका जो मुखिया है प्रधानमंत्री, उसकी सलाह पर ही यह निर्णय लेंगे। यह भी गाइडलाइंस है। दूसरा, राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिया है वह बाध्य नहीं है कि यह बताए कि उसने यह आदेश क्यों दिया है। यानी किसी ने दया याचिका दायर की थी, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है बताने के लिए कि उसका जो निर्णय है वह ऐसा क्यों है। अगला, सामान्यतः हम देखते हैं कि जो राष्ट्रपति की यह शक्ति है क्षमादान वाली, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन शब्द इस्तेमाल किया गया है सामान्यतः, अर्थात यह अल्टीमेट पावर नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है इसकी भी न्यायिक समीक्षा करनी हो तो वह भी किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा है यह क्या है? मूल ढांचा है इसका, संविधान का, और मूल ढांचा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर राष्ट्रपति ने याचिका रद्द कर दी तो दूसरी बार यह नहीं भेजी जा सकती है। मतलब एक बार एक व्यक्ति ने दया याचिका भेजी है तो कितनी बार भेज सकता है वापस से? एक बार अगर राष्ट्रपति ने रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो दूसरी बार उसको नहीं भेजा जा सकता है। यह क्या है? गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की क्षमादान शक्ति पर। तो यह भी आपको ध्यान रखना होगा। अब हम तीसरी चीज को देखते हैं, वह क्या है? कार्यपालिका की जो शक्ति है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना है और इनका जो उत्तरदायित्व है यह संविधान में कहाँ दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 53 यह कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मतलब जितनी भी संघीय कार्यवाहियां होंगी वह राष्ट्रपति के नाम पर होगी। और यह कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसको एक बार रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी बार मंत्रिपरिषद ने फिर से वही सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। और यह हुआ कैसे? 44वें संविधान संशोधन 1978 से। इसके बाद अनुच्छेद 75 यह कहता है कि जो आपका मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह चीजें हम देख चुके हैं, केवल हम संवैधानिक रूप से देख रहे हैं, इसलिए इतना तेजी के साथ देख रहे हैं। फिर है आपका अनुच्छेद 154। 53 में बात हो रही है राष्ट्रपति की, 54 में बात हो रही है राज्यपाल की, लेकिन राज्य स्तर पर। तो 154 बात क्या है? कार्यकारी जो शक्ति है वह राज्यपाल में निहित है। मतलब जितने भी काम होंगे वह राज्यपाल के नाम पर होंगे। 163 ने क्या है? यह भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। हालांकि विवेकाधिकार भी है और मुख्यतः यह काम करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। फिर है आपका 164 जो आपका राज्य मंत्रिपरिषद है। यह किसके लिए जिम्मेदार है? विधानमंडल के लिए। जैसे आपका मंत्रिपरिषद या संघीय मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है लोकसभा के लिए या फिर उसके प्रति उत्तरदायी है, इसी तरीके से जो आपका राज्य मंत्रिपरिषद है यह उत्तरदायी है विधानमंडल के लिए। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है और यह इसको संविधान में मिला हुआ है। मतलब संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। तो यह क्या क्या है? एक अधिकार है कि मान लेते हैं कि आपका जो सदन है उस सदन ने कोई विधेयक पास किया या फिर कोई बिल पास किया, उस बिल को यह सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए। और यह इसका क्या है? विवेकाधिकार। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। विवेकाधिकार का यही मतलब है कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के यह काम कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, यह भी इसका क्या है? विवेकाधिकार है। जो पड़ोसी केंद्र शासित राज्य है वहां पर प्रशासक के रूप में काम करना, यह भी इसका क्या है? विवेकाधिकार। अब आपका जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, यहाँ पर जो आपका राज्यपाल है वह कई मामलों में हमको राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर दिखता है। क्या प्रोविजन है? जो खनिज रॉयल्टी के मामले हैं, यानी किसी क्षेत्र में खनिज संसाधन है, उस खनिज संसाधन को निकाला जाना है तो उस पे जो रॉयल्टी है उसकी एक मात्रा या फिर उसका एक पोर्शन वह मिलेगा किसको? जनजातीय जिला परिषद को, जिससे जो जनजातियां है वहां की उनका जो कोई नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके या उनके कल्याण के लिए कोई काम किया जा सके। तो वह राशि कितनी होगी यह निर्धारित करेगा राज्यपाल। इसके अलावा जो आपका मुख्यमंत्री है राज्य का और जो प्रशासनिक अधिकारी है उन सबसे रिपोर्ट मांग सकता है कौन? राज्यपाल। और जब चाहे तब मांग सकता है। यह भी राज्यपाल का क्या है?
विवेकाधिकार। तो यह क्या है? शक्तियां है राज्यपाल के पास जो वह अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से मैनेज करता है। इसमें किसी की सलाह की आवश्यकता उसको नहीं है। फिर कुछ ऐसे भी विवेकाधिकार हैं जिन पे निर्देश देता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति निर्देश देगा राज्यपाल को, लेकिन राज्यपाल अपने विवेक से अंतिम रूप से निर्णय लेगा। हालांकि प्रोसेस यह है कि राष्ट्रपति निर्देश देगा, राज्यपाल जाएगा मंत्रिपरिषद के पास, मंत्रिपरिषद से सलाह मशविरा करेगा और उसके बाद निर्णय लेगा अपने विवेक से। तो यह कौन से मामले हैं? एक था पूरी तरीके से अपने विवेक से मामले लेना, मतलब उसने उस मामले को शुरू भी खुद से किया था। जैसे क्या है आपका राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, इस बात को किसी ने बताया नहीं है राज्यपाल को। राज्यपाल की जब इच्छा होगी या राज्यपाल को जब ऐसा लगेगा कि प्रशासनिक तंत्र फेल कर चुका है, तो वह अपने विवेक से रिकमेंडेशन भेजेगा। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन है, निर्देश किसका है? राष्ट्रपति का। सलाह किससे लेगा? मंत्रिपरिषद से। लेकिन अंत में निर्णय कैसे लेगा? अपने विवेक से। तो यह कौन कौन से मामले हैं? जैसे जो महाराष्ट्र है, विदर्भ है और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, इनके लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। राष्ट्रपति इसके लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे। राज्यपाल जाएगा मंत्रिपरिषद के पास और मंत्रिपरिषद से पूछेगा कि जो पृथक विकास बोर्ड बनाना है यह कैसे बनाया जाए, आपकी इसमें क्या क्या सलाह है, क्या क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या क्या आपके विचार है। लेकिन अंततः वह निर्णय कैसे लेगा? अपने विवेक से। फिर जो गुजरात और सौराष्ट्र का क्षेत्र है, इसके अलावा जो कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ के लिए भी बनता है पृथक विकास बोर्ड, यह भी व्यवस्था है। तो इसी तरीके का डिसीजन यह इनके लिए भी लेगा। जो नागालैंड है और नागालैंड में भी जो न्वेनसांग है, यानी जो नागा पहाड़ियां हैं, वहां पर जो कानून व्यवस्था है उसके संबंध में कोई निर्णय लेना है तो वह भी इसी व्यवस्था के तहत लेगा। जो असम में जनजातियां हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कोई निर्णय लेना है तो यह भी इसी तरीके से होगी। जो मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाके हैं, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है या उससे संबंधित कोई निर्णय लेना है तो वह भी राज्यपाल इसी तरीके से करेगा। जो सिक्किम का क्षेत्र है, वहां के लिए भी कोई निर्णय लेना है, स्पेशली जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उनके बीच कोई विवाद ना हो, इस बात के लिए भी कोई निर्णय लेना है तो वह कौन लेगा? राज्यपाल अपने विवेक से। इसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर जो कानून व्यवस्था है वह कैसे चलेगी, वह भी राज्यपाल के अपने विवेक पर है। यह बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कानून व्यवस्था पार्ट होता है राज्य का, राज्य सूची का विषय है और उसमें आपकी जो राज्य विधानसभा है उसकी शक्ति दिखती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के केस में यह शक्ति है राज्यपाल के पास। कुल मिलाकर आप इतना समझिए, कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र है जहां पर व्यवस्था पहले से बनी है और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो आपका राष्ट्रपति है वह जारी करेगा निर्देश, राज्यपाल उस पर काम करेगा। लेकिन वह काम कैसे करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से। लेकिन अंततः निर्णय कैसे लेगा? अपने विवेक से। यह पूरी व्यवस्था है। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रपति है, इससे संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद हैं और यह पूछे जाते हैं। तो एक एक अनुच्छेद को हम देखते हैं। व्यवस्थाओं को हम डिटेल में समझ चुके हैं, काम कैसे कौन सा होता है। हम केवल अनुच्छेद देखेंगे और उसमें क्या प्रावधान है उसको समझेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले है अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति का जो पद है उसका प्रावधान है, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 52 में। तो यह इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 53 जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, यानी जितने भी काम होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से होंगे, यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा, यह कहाँ लिखा है? 54 में। 55 में क्या लिखा है? इसके निर्वाचन की जो विधि है, यानी जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति है या हेयर पद्धति जिसको कहते हैं, यह आपको टर्म याद रखना होगा। हेयर पद्धति, जहां से चुनाव होता है कैसे, या इस विधि से चुनाव होता है किसका? राष्ट्रपति का। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 55 में। 56 में क्या है? इसका कार्यकाल, तब तक यह काम करेगा, यानी 5 साल प्लस नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक। 57 में क्या है? प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति कोई बनता कैसे है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। 58 में योग्यता, 35 साल की जो एज वाली बात है और नागरिक हो भारत का, प्लस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता हो। फिर अनुच्छेद 59, यह क्या है? पद की शर्त, मतलब इसको अपने पद पर बने रखने के लिए या बनाए रखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। 60 क्या है? शपथ, इसको शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलवाएगा कौन? सीजीआई। फिर 61 महाभियोग, इसको हटाएंगे कैसे। और 62 आकस्मिक रिक्तियां, यह प्रोविजन है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं। 79 राष्ट्रपति भी संसद का अंग है, यानी जो संसद है इसके 3 भाग है, उनमें से एक कौन है? आपका राष्ट्रपति भी। एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा और एक आपका राष्ट्रपति। यह कहाँ लिखा है? 79 में। 82 में क्या लिखा है? मतलब 80 का सब क्लॉज 2, जो 12 सदस्य हैं, इनको मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति। और कहां पर? राज्यसभा में। फिर आपका एक था 83 सब क्लॉज 1,
यहाँ पर था कि जो आपके दो एंग्लो इंडियन है इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और कहाँ पर लोकसभा में, हालांकि यह समाप्त हो चुका है। फिर है आपका 85। 85 में क्या है, सत्र बुलाना और सत्रावसान, यह व्यवस्था। फिर 86 जो लोकसभा का पहला अधिवेशन होगा, और जब भी संयुक्त अधिवेशन होगा, यानी जब भी लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठेंगी, तो वहां पर बोलने का अधिकार, और लोकसभा का जो पहला सत्र होगा वहां पर बोलने का अधिकार, यह कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 86 में। 87 में क्या है, जो यह बोलेगा पहले सत्र में, उसका भाषण कौन लिखेगा, वह भाषण लिखेगा मंत्रिमंडल। और यह बात कहाँ लिखी है, अनुच्छेद 87 में। यानी सरकार के जो विचार है, और सरकार के विचार का मतलब मंत्रिमंडल के जो विचार हैं, इन विचारों को प्रस्तुत करेगा कौन, राष्ट्रपति। ऐसे अनुच्छेद 86 के माध्यम से, और यह विचार मंत्रिमंडल के होंगे, यह कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 87 में। 99 में क्या है, प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति। फिर 110 में क्या है, धन विधेयक, जो कि राष्ट्रपति की सहमति से ही पेश होते हैं, और पेश कहाँ होंगे, लोकसभा में। 108 क्या है, जो संयुक्त अधिवेशन है उसको बुलाने की शक्ति, और इसको लीड कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसकी कार्यवाही कैसी होगी, मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होगा यह किस विधान के हिसाब से या किस व्यवस्था के हिसाब से काम करेगा, तो व्यवस्था किसकी होगी, लोकसभा की। यह भी पूछा जा चुका है। आगे हम देखें 53, यह हम देख चुके हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में। फिर है आपका 74, मंत्री परिषद कौन है, इसका यहाँ पर वर्णन है। 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति, यह भी लिखा है। फिर आपका 76, महान्यायवादी की नियुक्ति। 148, जो आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी नियुक्ति। 155, राज्यपाल की नियुक्ति, यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है आपका 280, यह क्या है, वित्त आयोग की नियुक्ति, यह भी पूछा जाता है कई बार। फिर आपका 338, यह क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनके जो आयोग है उनकी नियुक्ति। फिर है आपका 340, ओबीसी आयोग की नियुक्ति, तो यह भी क्या है, प्रोविजन है संविधान में। आगे हम देखें 124, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करने की शक्ति है वह किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, और यह कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 124 में। 216 में क्या है, जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति, यह भी लिखा है। फिर है आपका 72, जो क्षमादान की शक्ति है वह यहाँ लिखी है। फिर है आपका 123, यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और कब तक होगी वैलिड, 6 माह और 6 सप्ताह के लिए, यह हम देख चुके हैं। तो इस तरीके से जो राष्ट्रपति है और जो आपका राज्यपाल है उससे संबंधित जितने भी प्रमुख प्रावधान है उनको हमने डिटेल से समझ लिया है। यही परीक्षाओं में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर आपने यह 2-3 वीडियो जो हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर की है यह ठीक से समझ लिया, उसके बाद आप एक काम करिएगा, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइएगा और आप देखिएगा कि क्या उसके 80% से ज्यादा प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं। अगर आप 80% से ज्यादा प्रश्न हल कर पा रहे हैं, इसका मतलब इस वीडियोस की वैल्यू है, मतलब इनमें ऐसे कंटेंट है जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। और आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को, किसी भी एग्जाम के जो जीएस से कनेक्टेड है। अगर आपने यह पूरी वीडियो सीरीज ठीक से कर ली है तो आपको यह लगभग एश्योरेंस होगा कि आपका प्री नहीं रुकेगा, आपका प्री क्वालिफाई जरूर होगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।